तो आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसी दुनिया की गहराई में उतरने वाले हैं जो हमारे चारों ओर मौजूद तो है, लेकिन फिर भी रहस्यों से भरी है। हाँ बिल्कुल। और इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत है। एकदम सही। आज हमारे पास स्रोत के रूप में 15 पन्नों का एक हस्तलिखित नोट्स का बंडल है। ये एक वन शॉट समरी है जिसका विषय है एनिमल किंगडम, यानी जीव जगत। और ये नोट्स मुख्य रूप से नीट और 11वीं कक्षा के बायोलॉजी के छात्रों के लिए डिजाइन किए गए हैं, तो ये पन्ने दर पन्ने काफी सुव्यवस्थित हैं। हाँ, लेकिन पता है, विज्ञान के किसी भी जिज्ञासु के लिए ये किसी खजाने से कम नहीं है। तो चलिए इसे अनपैक करते हैं। इन नोट्स के बिल्कुल पहले ही पन्ने पर एक छोटी सी पीले रंग की पर्ची चिपकी है। एक एक्सपर्ट टिप है ना वो? हाँ, उसमें बड़े अक्षरों में लिखा है कि 60% सवाल वर्गीकरण के आधार मतलब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से आते हैं, और लिखा है कि टेबल याद कर लो। सच कहूं तो ये टिप पहली नजर में केवल एक परीक्षा पास करने की रटने वाली रणनीति लग सकती है, लेकिन अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये एक बहुत बड़े सच से रूबरू कराती है। वो कैसा? मानव मस्तिष्क हमेशा से ही जानकारी को व्यवस्थित करना चाहता है। जब हम अपने आसपास के लाखों जीवों को देखते हैं, एक छोटे से कीड़े से लेकर विशालकाय ब्लू व्हेल तक, तो वो जानकारी का एक असीम और अव्यवस्थित समुद्र लगता है। मतलब सब कुछ बिखरा हुआ सा है। बिल्कुल। हाँ। और वर्गीकरण उस समुद्र को नेविगेट करने का एक नक्शा है। ये समझने की कुंजी है कि जीवन कैसे काम करता है और पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। बात तो है। तो चलिए इस नक्शे को खोलते हैं और इस सफर पर निकलते हैं। नोट्स के दूसरे पन्ने पर एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछा गया है और इसका जवाब मुझे भी चौंका गया है। जानवर क्या है? हाँ, सवाल है कि एक जानवर होने का असल मतलब क्या है। नोट्स के अनुसार जानवर वो है जो बहुकोशिकीय हो, अपना खाना खुद ना बना सकता हो, जिसकी कोशिकाओं में न्यूक्लियस हो और जो हिलडुल सके या जिसमें न्यूरॉन्स हो। लेकिन यहीं पर प्रकृति हमारी बनाई हुई इन साफ सुथरी परिभाषाओं को चुनौती दे देती है। अरे हाँ, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। यहीं पर एक बहुत बड़ा अपवाद दिया गया है, पॉरीफेरा, जिन्हें हम आम भाषा में स्पंज कहते हैं, जो कि सबसे आदिम जानवरों में से एक है। बिल्कुल। ये जीव अपनी जगह से हिलडुल नहीं सकते और इनमें कोई न्यूरॉन या नर्वस सिस्टम भी नहीं होता, फिर भी विज्ञान इन्हें जानवर मानता है। हाँ, वे हिलते नहीं हैं, सोचते नहीं हैं, लेकिन उनकी कोशिकाएं एक साथ मिलकर काम करती हैं। और अगर हम वर्गीकरण की बात करें तो ये समझना जरूरी है कि वैज्ञानिकों को इन नियमों की जरूरत ही क्यों पड़ी। जैसे कि वो चींटी और कॉकरोच वाला उदाहरण। एकदम सही। दोनों के पैर जुड़े हुए हैं, दोनों के शरीर पर एक कठोर आवरण है। इन समान गुणों के आधार पर उन्हें एक समूह में रखने से उनका अध्ययन कितना आसान हो जाता है, बजाय इसके कि हर एक कीड़े का अलग अलग अध्ययन किया जाए। हाँ, हम उनके पूरे समूह की प्रवृत्तियों को समझ सकते हैं। इसलिए वर्गीकरण के कुछ बहुत ही ठोस और तार्किक आधार तय किए गए हैं। और ये आधार सच में बहुत तार्किक हैं। नोट्स के तीसरे से 5वें पन्ने तक का सफर इन्हीं आधारों को समझाता है। सबसे पहला है संगठन का स्तर, मतलब लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यह किसी इमारत को बनाने की सीढ़ी की तरह है। हाँ, जैसे सबसे नीचे स्पंज है, जो सिर्फ कोशिकाओं के ढीले ढाले समूह हैं। इसे सेल्यूलर स्तर कहते हैं, ईंटों के एक ढेर की तरह। फिर वो जीव आते हैं जहां कोशिकाएं मिलकर ऊतक यानी टिश्यू बनाती हैं, जैसे जेलीफिश में, जो कि ईंटों से बनी एक दीवार की तरह है। और फिर टिश्यू मिलकर एक पूरा अंग बनाते हैं, जैसे चपटे कृमियों में मान लीजिए यह दीवार से बना एक कमरा है। और अंत में अंग मिलकर पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जैसे इंसानों में, जो एक पूरी तरह से तैयार घर की तरह है। इस सीढ़ी के हर कदम के साथ जीव अधिक जटिल होते जाते हैं। एक और बड़ा आधार जो इन पन्नों में है वो है सममिति या सिमेट्री, मतलब शरीर का डिजाइन। कुछ जीवों का कोई निश्चित आकार नहीं होता, जैसे स्पंज, वे एसिमेट्रिकल होते हैं। और कुछ रेडियल सिमेट्री दिखाते हैं, यानी उन्हें किसी भी केंद्रीय बिंदु से काटने पर 2 बराबर हिस्से मिलते हैं, जैसे एक पिज्जा को काटना। लेकिन सबसे उन्नत डिजाइन है बाइलेटरल सिमेट्री, जहां शरीर को केवल एक ही सतह से 2 बराबर बाएं और दाएं हिस्सों में बांटा जा सकता है, जैसे कि हम इंसान। और यहाँ भी अपवाद है। हाँ, मेरा पसंदीदा अपवाद एकाइनोडर्मेटा, जैसे स्टारफिश। इनके वयस्क तो रेडियल सिमेट्री दिखाते हैं, लेकिन लार्वा अवस्था में ये बाइलेटरल होते हैं, मतलब बड़े होकर डिजाइन ही बदल लिया। प्रकृति हमेशा कुछ न कुछ सरप्राइज रखती है।
खैर, शरीर के अंदर की बनावट पर आते हैं। 5वें पन्ने पर जर्म लेयर्स और सीलोम की बात की गई है, डिप्लोब्लास्टिक, जिनमें 2 परतें होती हैं। और ट्रिप्लोब्लास्टिक, जिनमें 3 परतें होती हैं। हाँ, और ये जो बीच वाली तीसरी परत है, मेसोडर्म, इसका आना विकासवादी इतिहास में एक बहुत बड़ी छलांग थी, क्योंकि इसी मेसोडर्म से सीलोम बनती है। सीलोम यानी शरीर की गुहा। बिल्कुल। इसे समझने के लिए एक सूटकेस की कल्पना कीजिए। सूटकेस के अंदर कुशनिंग वाला उदाहरण ना? हाँ, अगर सूटकेस के अंदर स्पंज या कुशनिंग लगी हो, जो यहाँ मेसोडर्म है, तो उसके अंदर रखा नाजुक सामान सुरक्षित रहेगा। सीलोम वह खाली जगह है जहां हमारे सारे अंदरूनी अंग सुरक्षित रहते हैं। सबसे पहले एसिलोमेट जीव आए, जिनमें कोई गुहा नहीं थी, मतलब सूटकेस में कुशनिंग नहीं थी। फिर सूडोसीलोमेट आए, जिनमें एक झूठी गुहा थी। और अंत में यूसिलोमेट, जिनमें सच्ची गुहा होती है। शरीर की बनावट में एक और मजेदार चीज है विखंडन, सेगमेंटेशन। हाँ, ट्रू मेटामेरिज्म। जैसे केचुआ, जिसका शरीर रिंग से बना लगता है। लेकिन मुझे जो सबसे दिलचस्प लगा वो ये है कि इंसानों की पसलियां भी इसी सेगमेंटेशन का एक रूप हैं। ये एक बहुत ही शानदार कनेक्शन है। इसके विपरीत टेपवॉर्म में सिर्फ बाहर से धारियां होती हैं, जिसे स्यूडो सेगमेंटेशन कहते हैं। और इन सब के बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण आधार, नोटोकॉर्ड, पीठ की तरफ एक रॉड जैसा ढांचा। इसी ने पूरे जीव जगत को 2 बड़े हिस्सों में बांट दिया, कॉर्डेट्स, जिनमें ये होता है, और नॉन कॉर्डेट्स, जिनमें ये नहीं होता। हमारी रीढ़ की हड्डी इसी का उन्नत रूप है। तो ये तो हो गए नियम। अब पन्ना 6 से अकशेरुकी यानी इनवर्टेब्रेट्स का रोमांचक सफर शुरू होता है, बिल्कुल जीरो से। फाइलम पोरिफेरा यानी स्पंज। इनका प्राकृतिक वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत दिलचस्प है। हाँ, शरीर में छोटे छोटे छेद, जिन्हें ऑस्टिया कहते हैं। पानी अंदर जाता है, स्पॉन्जोसीम में भरता है और ऑस्किलम नाम के छेद से बाहर निकल जाता है। एक बेहतरीन प्राकृतिक फिल्ट्रेशन सिस्टम। और नहाने वाला असली बाथ स्पंज भी इसी समूह का हिस्सा है। इसके बाद बात आती है सिलेंटरेटा की, नाइडीरिया। इनकी सबसे बड़ी खासियत है नीडोब्लास्ट्स। ये डंक मारने वाली खास कोशिकाएं हैं जो शिकार पकड़ने के काम आती हैं। प्रकृति का माइक्रोस्कोपिक हथियार। इनमें 2 रूप होते हैं, पॉलिप, जो एक जगह चिपका रहता है, और मेड्यूसा, जो तैरता है। लेकिन ओबेलिया नाम का जीव तो साइंस फिक्शन लगता है। हाँ, क्योंकि उसमें पीढ़ियों का एकांतरण यानी मेटाजेनेसिस होता है। एक पीढ़ी पॉलिप है जो अगली पीढ़ी मेड्यूसा को जन्म देती है। माता पिता एक जगह स्थिर हैं, बच्चे तैर रहे हैं, और फिर उनके बच्चे वापस स्थिर हो जाएंगे। इसके बाद एक और छोटा लेकिन खूबसूरत समूह है, टीनोफोरा, सी वॉलनट्स। इनकी बायोल्यूमिनेसेंस की क्षमता अद्भुत है। गहरे समुद्र में खुद की रोशनी पैदा करके चमकना। और चलने के लिए 8 कॉम्प्लेट्स। अब 8वें पन्ने पर प्लैटीहेल्मिन्थीज यानी चपटे कृमि हैं, जो थोड़े डरावने हो सकते हैं। शरीर के अंदर रहने वाले परजीवी, इनमें हुक और चूसक लगे होते हैं, और उत्सर्जन के लिए फ्लेम सेल्स होती हैं। टुकड़े कर दो, फिर भी नया जीव बन जाएगा। चिकित्सा विज्ञान के लिए ये रीजेनरेशन आज भी एक बड़ा शोध का विषय है। इसके बाद एस्केलमिन्थीज यानी गोल कृमि आते हैं। ये पहले जीव हैं जिनमें स्यूडोसीलोम पाई गई, और इनमें नर मादा अलग दिखते हैं, जिसे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं। फिर आते हैं एनेलिडा, जो असली खंडों वाले जीव हैं। एनेलिडा का मतलब ही है छोटी रिंग। केंचुए और जोक इसमें आते हैं, और इनमें नेफ्रिडिया नाम का खास अंग होता है। अब पन्ना 9 और 10 हमें मिलाता है जीव जगत के सबसे बड़े साम्राज्य से, आर्थ्रोपोडा। दुनिया की सभी ज्ञात प्रजातियों में से 2/3 हिस्सा सिर्फ इसी का है। कीड़े, मकड़ियां, झींगे। इनकी सफलता का राज क्या है? 2 चीजें। पहला, काइटिन से बना बाहरी कंकाल जो इन्हें बचाता है, और दूसरा, इनके जुड़े हुए पैर। इसी समूह में लिमूलस या किंग क्रैब है, जिसे जीवित जीवाश्म कहा गया है। ये लाखों सालों से बिना किसी खास बदलाव के धरती पर मौजूद है। डायनासोर चले गए, लेकिन लिम्यूलस वहीं है। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है मोलस्का। नरम शरीर लेकिन कैल्शियम का कठोर कवच, घोंगा, ऑक्टोपस। और खाने के लिए मुंह में राडुला होता है, जो रेती की तरह काम करता है। फिर आते हैं इकाइनोडर्मेटा, कांटेदार त्वचा वाले जीव जैसे स्टारफिश। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। इनका वाटर वैस्कुलर सिस्टम। हाँ, ये पानी के दबाव का इस्तेमाल करके चलते हैं, खाना पकड़ते हैं, एक पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम। बिना किसी जटिल कंकाल के पानी के दबाव से इतना कुछ करना कमाल है। अब 11वें पन्ने पर हम कॉर्डेट्स की दुनिया में पहुंचते हैं, लेकिन उससे पहले हेमीकॉर्डेटा हैं। हाफ कॉर्डेट्स, पहले इन्हें कॉर्डेट्स माना जाता था, पर अब अलग हैं।
तो एक कॉर्डेट होने के लिए जरूरी शर्तें क्या हैं? नोट्स में 4 बड़े नियम हैं। पहला, नोटोकॉर्ड का होना। दूसरा, पीठ की तरफ खोखली नर्व कॉर्ड। तीसरा, फेरिंग्स के पास गिल स्लिट्स। और चौथा, पोस्ट एनल टेल। और एक बड़ा बदलाव, कॉर्डेट्स में दिल आगे की तरफ यानी वेंट्रल साइड में होता है। बिल्कुल, नॉन कॉर्डेट्स में ये पीठ की तरफ होता है। इन कॉर्डेट्स की शुरुआती सदस्यों को प्रोटोकॉर्डेट्स कहते हैं। इनमें यूरोकॉर्डेटा का जादू देखिए। नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वा की पूंछ में होता है। और जब लार्वा बड़ा होता है तो वो स्थिर हो जाता है और अपनी पूंछ खो देता है। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, विकास में आगे बढ़ने के बजाय उल्टा पीछे जाना। क्योंकि जीवन भर तैरने में ऊर्जा खर्च होती है, एक जगह टिके रहकर खाना ज्यादा फायदेमंद है। आलसी होना भी कभी-कभी सर्वाइवल का एक तरीका है। सही कहा। और सिफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड सिर से पैर तक जीवन भर रहता है। लेकिन सबसे चर्चित समूह है वर्टिब्राटा। नोट्स की वो लाइन याद है, सभी वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स हैं, लेकिन सभी कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं हैं। हाँ, क्योंकि इनमें नोटोकॉर्ड आगे चल के रीढ़ की हड्डी में बदल जाती है। वर्टिब्रेटा की शुरुआत मछलियों से होती है। अग्नाथा, बिना जबड़े वाली मछलियां, जो अंडे देने के लिए मीठे पानी में जाती हैं और फिर इतनी थक जाती हैं कि वहीं मर जाती हैं। प्रकृति का चरम बलिदान। फिर जबड़े वाली मछलियां, कॉन्ट्रिक्थीज, शार्क। इनका कंकाल कार्टिलेज का होता है, पर इनमें एयर ब्लैडर नहीं होता। इसलिए डूबने से बचने के लिए इन्हें लगातार तैरना पड़ता है पूरी जिंदगी। सोचकर ही थकान होती है। दूसरी तरफ ऑस्टिक्थीज हैं, हड्डियों वाली मछलियां। एयर ब्लैडर भी है और ओपरक्यूलम भी, आराम से तैर सकती हैं। अब 14वें और 15वें पन्ने पर ये सफर जमीन पर कदम रखता है। टेट्रापॉड्स यानी 4 पैरों वाले जीव। सबसे पहले एम्फीबिया, मेंढक, दोहरी जिंदगी। त्वचा नम होती है और दिल 3 चेंबर वाला। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, तापमान खुद नियंत्रित नहीं कर सकते। फिर रेप्टिलिया, रेंगने वाले जीव, सूखी त्वचा और सल्क। दिल 3 चेंबर का होता है, लेकिन एक अपवाद, अलर्ट। मगरमच्छ में 4 चेंबर होते हैं। क्योंकि मगरमच्छों का आकार बड़ा होता है और उन्हें पानी के अंदर लंबे समय तक रहना होता है, विकास कभी एक सीधी रेखा में नहीं होता। फिर एवीज यानी पक्षी, उड़ने के लिए खोखली हड्डियां, वार्म ब्लडेड और 4 चेंबर का दिल। त्वचा सूखी होती है, सिर्फ पूंछ के पास एक ऑयल ग्लैंड होती है। और अंत में इस वर्गीकरण के शिखर पर मेमेलिया आते हैं। हम स्तनधारी। इनका मुख्य गुण है बच्चों को पोषण देने के लिए मेमोरी ग्लैंड्स का होना। बाल होते हैं, भारी कान होते हैं। और ये सीधे बच्चों को जन्म देते हैं। लेकिन जीव विज्ञान में अपवाद हमेशा होते हैं। प्लैटिपस एक स्तनधारी है जो अंडे देता है। बत्तख जैसी चोंच अंडे देता है, पर बच्चों को दूध पिलाता है। कुदरत का मजाक लगता है। इन नोट्स के आखिरी पन्ने पे लिखा है, जीव जगत के इस सफर को पार कर लिया गया है। अगर इस चर्चा को समेटें तो स्पंज से लेकर स्तनधारियों तक का ये सफर अद्भुत है। ये सिर्फ टेबल्स नहीं है, ये इवोल्यूशन की कहानी है। और हम इस विशाल पेड़ की एक छोटी सी शाखा हैं। जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सोचने वाली बात है। विज्ञान ने हर जीव को कैटेगरी में डालने की कोशिश की है, पर प्रकृति प्लैटिपस या स्पंज जैसे अपवाद बनाकर नियम तोड़ देती है। तो क्या ये नियम वास्तव में प्रकृति के हैं या सिर्फ इंसान के दिमाग की जरूरत है, ताकि हम इस विविधता को समझ सकें? क्या पता गहरे समुद्र में कोई ऐसा जीव हमारा इंतजार कर रहा हो जो इन सारे चार्ट्स को फिर से लिखने पर मजबूर कर दें। हर जवाब एक नए सवाल को जन्म देता है, यही विज्ञान की खूबसूरती है। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज की इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।